तो चार्टर एक्ट 1813, तो इससे पहले हमने देखा कि 1793 में एक्ट बना, उसने फिर से 20 सालों के लिए जो है वो ट्रेड की मोनोपोली वो इंक्रीज कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। लेकिन इसी बीच ये भी दबाव पड़ रहा था ब्रिटिश सरकार पर कि ये मोनोपोली जो है खत्म की जाए, क्योंकि और लोग भी थे जो अपनी किस्मत जो है चमकाना चाह रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। ईस्ट में भाई इतना व्यापार है, इतना पैसा है, हम भी जाएं। और इसीलिए बार बार ये मांगे उठ रही थी कि भाई और भी लोगों को वहां पर जाने देना चाहिए। और इसीलिए 1813 के एक्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी मोनोपोली, ट्रेड में जो मोनोपोली थी इंडिया में, उसको खत्म कर दिया गया। सिर्फ रहने दिया गया चाय में और चाइना के साथ, यानी चाय में और चाइना के साथ ट्रेड में इनको मोनोपोली विशेषाधिकार प्राप्त था। बाकी सारी चीजों से ये जो प्रिविलेजेस थी ये ले ली गई। अब इससे होगा क्या, जब ये प्रिविलेजेस ले ली जाएंगी तो बाकी जो लोग हैं वो भी हिंदुस्तान में एंट्री करेंगे, यानी वो लोग जो अंग्रेज हैं उनका आना भारत में और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें आगे देखने को मिलेंगे। इसने ये इंश्योर कर दिया कि ब्रिटिश क्राउन की जो सोवरेनिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। कैसे? इसने ये इंश्योर किया कि इससे पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कंपनी के लोगों को जो भी डायरेक्शंस देते थे, पहले वो ऐसी था कि इन लोगों के बीच में उन चीजों का जो है गिव एंड टेक होता था। लेकिन अब ये हो गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो भी डायरेक्शंस देंगे कंपनी के लोगों को, वो जो हिंदुस्तान में बैठे हैं, वो पहले अप्रूव की जाएंगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, उसके बाद भेजी जाएंगी। तो इस तरीके से ये जो थी ये चीज इंक्रीज कर दी। अब इसने ये भी इंश्योर किया कि जो ब्रिटिश मिशनरी हैं, क्रिश्चियन मिशनरी हैं, वो हिंदुस्तान में आए और जो है उपदेश दें, क्योंकि भाई वेस्टर्न जो था, क्या कहते हैं, कल्चर जो है ये बढ़ाना था। अंग्रेजों का मकसद यही था कि भाई वो लोग जो दिखने में तो इंडियन हो लेकिन असलियत में वो लोग अंग्रेजों के लिए काम करें। इस तरीके से हमारी ये मकसद जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो ये ब्रिटिश मिशनरी यहाँ पर आएंगे, उपदेश देंगे, इस चीज के बारे में इस एक्ट ने बात बोली। साथ ही साथ वेस्टर्न एजुकेशन की भी बात करी, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई ऐसे लोग तैयार हो जाएं जो हो तो हिंदुस्तानी, क्योंकि इनको हम पैसा तो कम दे सकते हैं। ये चीज रिकॉर्ड में दर्ज है कि 150 सालों तक हिंदुस्तान के जो लोग थे, जो नौकर थे, उनका पैसा नहीं बढ़ाया गया था, और 150 साल बाद जब बढ़ाया भी गया तो बहुत कम बढ़ाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से हमारे साथ डील कर रही थी। उसने वेस्टर्न एजुकेशन का, उसका मकसद ये नहीं था कि भाई हमें बहुत सिविलाइज्ड सोसाइटी बनाना था, हम तो हड़प्पा से सिविलाइज्ड थे, वो क्या हमें सिविलाइज्ड बनाएंगे। उनका मकसद था कि उनके लिए जो नौकर हैं उनके जैसे वो तैयार हो जाएं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी इस चार्टर एक्ट में 1813 में ये प्रोविजन रखा कि जो लोकल अथॉरिटी है वो टैक्स लगा सकती है, और अगर टैक्स ना मिले तो उसके एवज में वो पनिशमेंट भी दे सकती है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है कि भाई म्यूनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है वो 2500 रुपए तक का टैक्स लगा सकते हैं। और इसी तरीके से ये लोकल अथॉरिटीज जो है अपने कुछ पर्पस पूरे करने के लिए टैक्स लगा सकती हैं और पनिशमेंट भी दे सकती हैं। इस तरीके के चेंजेस ये 1813, इससे पहले जो मांगे उठ रही थी कि भाई जो कंपनी है उसकी मोनोपोलीज को खत्म किया जाए, और इसीलिए हमें ये चेंजेस जो है देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं चार्टर एक्ट 1833 की। 1833, जैसे मैंने आपको बताया कि 1813 में अब जैसे मोनोपोली हट गई है, जब मोनोपोली हट गई तो बैरियर्स हट गए। जब बैरियर्स हट गए तो बहुत सारे लोग आएंगे। जब बहुत सारे लोग आएंगे तो हिंदुस्तान में उन लोगों की पॉपुलेशन बढ़ेगी जो बाहर से आ रहे हैं, और जब बाहर से आ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ेंगी। ये कॉम्प्लेक्सिटीज जब बढ़ी, इसी वजह से क्या किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो ये मतलब अल्टीमेट कंट्रोल था एक तरीके से कि अब जो है सारी चीजें कंप्लीटली जो है सेंट्रलाइजेशन में आ चुकी थी। और इस तरीके से जो सबसे पहले गवर्नर जनरल बने वो थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक इस तरीके से बनने वाले सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल बंगाल, पहले गवर्नर को गवर्नर जनरल बंगाल किया गया। गवर्नर जनरल बंगाल को अब 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। तो वो पूरे इंडिया के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गए थे। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि जो बंबई और मद्रास की प्रोविंसेस थी उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स ले ली। भाई क्यों ले ली? इसलिए ले ली क्योंकि जो लोग
अंग्रेज हिंदुस्तान आ रहे थे, जो व्यापारी, जो ट्रेडर्स हिंदुस्तान आ रहे थे, उनके सामने बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी। क्यों कंफ्यूजन्स थी? कि उनको गवर्नर जनरल ये जो था, इसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने पड़ते थे, इनको जो अपने प्रोविंसेस में जो रह रहे हैं उनके भी रूल्स देखने पड़ते थे। तो ये कंफ्यूज हो जाते थे कि बहुत सारे रूल्स, जैसे हिंदुस्तान में शुरू से ये सिलसिला रहा है, इतने सारे नियम कानून, क्या करें क्या ना करें, एक तरफ कुछ और बोल रहा है, दूसरा तरफ उससे कुछ और बोल रहा है, तो डेडलॉक हो जा रहा है, दोनों आपस में पेंच फंस जा रहे हैं। यही सिलसिला हो रहा था। और इसीलिए क्या किया गया कि भाई अब से जो है गवर्नर जनरल जो है, वो ही गवर्नर जनरल जो इंडिया है जो बना है, वो ही सभी चीजों के लिए, सभी प्रोविंसेस के लिए नियम कानून बनाएगा। और अब से ये एक्ट्स कहलाए जाएंगे। जहां ये पहले रेगुलेशंस, पाबंदियां थी, अब से ये एक्ट कहलाए जाएंगे। यानी कि इनकी जो पावर थी वो बिल्कुल ऐसी ही हो जानी थी जैसे कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट से नियम कानून बन के आ रहे थे। और इसीलिए कि लोग जो आ रहे हैं उनको कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ एक आदमी के पास, एक ऑफिस के पास ये नियम कानून बनाने की अथॉरिटी रहने देते हैं, और इसीलिए इनसे ये पावर्स छीन ली गई। इसके साथ साथ यहाँ क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी जो कमर्शियल पावर्स थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। हम देख रहे थे पिट्स इंडिया एक्ट में कमर्शियल फंक्शंस जो है वो डिवाइड किए गए। उसके बाद 1813 में चाहे तक रह गया। अब 1833 में ये सारी मोनोपोली जो थी ये फिनिश्ड कर दी गई थी। सारे कमर्शियल फंक्शंस जो है वो कंपनी के खत्म कर दिए गए थे, और कंपनी जो है प्योरली अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बनकर रह गई थी। इसके साथ साथ इस एक्ट ने यह भी प्रोविजन दिया कि अब से जो आईसीएस है, सिविल सर्विसेज है, उसको ओपन कंपटीशन के हिसाब से उसमें सीटें जो है भरी जाएंगी। यानी कि अब हिंदुस्तानी भी जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे ओपन कंपटीशन के हिसाब से। लेकिन ये जो पॉइंट था ये लागू इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया इस बात के खिलाफ, और ये चीज लागू नहीं हो पाई। अब चार्टर एक्ट 53 की बात कर लें अगर, तो ये सबसे आखिरी चार्टर एक्ट रहा इस सीरीज में। इस चार्टर एक्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा? हम देखेंगे कि पहली बार 6 लेजिस्लेटिव काउंसलर्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि अब जो एग्जीक्यूटिव चीज थी उसको लेजिस्लेचर से अलग कर दिया गया था। पहले जो गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल नियम कानून बनाने के लिए जिम्मेदार थी, वो बट नेचुरल है। जब आपके फंक्शंस बढ़ते चले जाएंगे, आप देखिए आज क्या हो रहा है। आज ये हो रहा है कि पहले गाँव में एक ही आदमी शादी भी कर देता था, वो टेंट भी लगा देता था, वो बर्तन भी ले आता था, वो सजा भी देता था, सब कुछ कर देता था। आज की शादियों में क्या हो गया है कि भाई इवेंट प्लानिंग दूसरा कर रहा है, लाइटिंग कोई दूसरा देख रहा है, फूल वाला कोई दूसरा है, आइसक्रीम वाला कोई दूसरा है। काम बढ़ते चले गए धीरे धीरे, जैसे जैसे आदमी के शौक बढ़ते चले गए, जैसे जैसे चीजें पर इंक्लूड होती चली गई, वैसे वैसे डाइवर्सिफिकेशन होता रहा। ठीक इसी तरीके से जैसे जैसे यहाँ पर काम बढ़ते गए तो यहाँ पर भी ये जरूरत आन पड़ी कि अब से लेजिस्लेचर के लिए एक अलग बॉडी होनी चाहिए, और इसीलिए यहाँ पर हमें 6 एक्स्ट्रा लेजिस्लेटिव काउंसलर्स देखने को मिलते हैं जो गवर्नर जनरल के साथ मिलकर बतौर लेजिस्लेशन बनाने का काम करते थे। इसके अलावा हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि जिसके लिए पहले प्रोटेस्ट हुआ वो अब यहाँ पर चीज लागू हो गई। ओपन सिविल सर्विसेज की यहाँ पर इस एक्ट में बात की गई थी, और इसके बाद हम देखेंगे मैकॉले कमेटी जो है 1854 में, इसके 1 साल बाद ही हमें देखने को मिलती है। पर जो एक चीज यहां पर हमें ये देखने को मिला कि इस एक्ट ने ये तो बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना रूल आगे कंटिन्यू कर पाएगी हिंदुस्तान में, लेकिन उसने कोई डेट मेंशन नहीं करी। जहां पिछली बार 20 सालों की बात थी, उससे पिछली बार 20 सालों की बात थी, इस बार कुछ भी किसी भी साल की बात नहीं थी। तो इससे ये साफ अंदेशा मिल रहा था कि कभी भी जो है बाजी पलट सकती है। इसके साथ साथ इसने पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात करी। लोकल रिप्रेजेंटेशन का ये मतलब नहीं है कि हिंदुस्तानी बैठेंगे। लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो प्रोविंसेस हैं वहां से अंग्रेज आकर बैठेंगे। तो यहां पर पहली बार मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की जो प्रोविंसेस हैं उनके जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनको यहां पर रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिला। तो ये 1853